इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है गॉसेस लॉ की, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। ठीक है, आपके पास अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपके पास एक इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, उसकी आपको लेंथ नहीं पता कि कितनी इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, एंड इट दिस लाइन इज कैरिंग अ चार्ज q, स्मॉल q। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, इसके ऊपर ये जो लाइन कैरी कर रही है चार्ज, दैट इज q। हमें इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट p के ऊपर, इस चार्ज से थोड़ा सा दूर किसी भी कोई हमें पॉइंट p लेना है, उस पॉइंट p पे इस चार्ज की वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। ठीक है, उसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा कहीं पे भी दूर कोई कोई पॉइंट p ले लें, उस पॉइंट p के ऊपर हम चाह रहे हैं कि इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट p के ऊपर वो क्या होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम या इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ देखिए अप्लाई होता है गॉसियन सरफेस के ऊपर। गॉसियन सरफेस होती है हमेशा क्लोज सरफेस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रॉड जो है ये लेंथ में है, तो हम एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। एक एक हमने जस्ट एक ये जो अपने सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, ये जस्ट एक इमेजिनरी कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिर्फ़ आपने इमेजिन करनी होती है। ये हकीकत में नहीं आपने इसके बाहर मतलब लेनी कि हम इसको रॉड को किसी सिलेंडर के अंदर रख दें, नहीं। ये आप जस्ट गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आपने एक सिलिंड्रिकल शेप में एक सरफेस जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है? या जिसको हम कहेंगे सिलिंड्रिकल सरफेस, एंड इट विल बी कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो जो लीनियर चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज है, वो सरफेस के अंदर आए लेंथ वाइज। अब लेट्स सपोज कि जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो r है, और उसकी जो हाइट है दैट इज h, यानी कि जो लेंथ है उसकी सिलेंडर की दैट इज h, और उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड इस गॉसियन सरफेस की सरफेस के ऊपर, जो सिलेंडर अपने ड्रॉ किया है इसकी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट p ले लें। ठीक है, अब इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, ड्यू टू दिस लेंथ सेगमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप चेक करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी और एन यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इस सिलेंडर के टोटल 3 सरफेसेस हैं। एक ऊपर वाली बॉटम सर्कुलर सरफेस है, ये नीचे वाली सॉरी ऊपर वाली टॉप सर्कुलर सरफेस है, बॉटम सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर की, और एक जो ये वाली सरफेस जो कर्व सरफेस होती है, जो ऊपर वाली कर्व सरफेस है सिलेंडर की, एक ये है। टोटल 3 सरफेसेस हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, तो क्योंकि ये हमारे पास वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज, जहाँ पे आपका चार्ज सोर्स पड़ा हुआ है वहां से वो जनरेट हो रही होती हैं, और अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन वो मूव करती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, दिस वे एंड दिस वे। और यहाँ पे सिंपली ये आपके पास चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर देखिए सिलेंडर की सरफेस के ऊपर नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे, नॉर्मल टू द दिस सरफेस एरिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एन नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब ये जो बाकी दो सरफेसेस हैं, ये कर्व सरफेस ऊपर वाली और ये नीचे वाली जो सर्कुलर कर्व सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे देखें अब हमने नॉर्मल टू द सरफेस लेना है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो चूंकि सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन भी एन हेड भी ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और नॉर्मल टू जो है वो इनके यहाँ पे ई के जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक ज्योमेट्री बन गई है। ये आपने सिमेट्री ले लिया है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है अपनी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, इसका रेडियस r है उस सिलेंडर का, उसकी हाइट h है, एंड दिस सिलेंडर इनक्लोज द सम पार्ट ऑफ द चार्ज वायर। ठीक है ना, जो हमारी वायर थी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये वायर की फॉर्म में हमारे पास एक वायर थी बेसिकली, जो जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बताए दैट चार्ज इज इक्वल टू q।
Now we have to take a point P on the surface of the cylinder where we want to calculate the electric field. So अब इस पे हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखें, क्योंकि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस्म की है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर जो है वो चार्ज की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि आइदर हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, सरफेस है, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या होगी, लैम्डा। यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। नाउ टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds, कोई भी स्मॉल सा लेंथ एलिमेंट ले लें इस लाइन चार्ज का, ठीक है, स्मॉल सा, टोटल लेंथ तो हमें नहीं पता, इन्फिनिट लेंथ है इसकी। इसका हमने यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस लाइन का, इस वायर का, एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले लिया। फॉर एग्जांपल आप एक ये छोटा सा, इतना सा आपने इसका लेंथ सेगमेंट ले लिया, इसकी जो लेंथ है दैट इज ds, ठीक है, और ये जो लेंथ सेगमेंट है, ये चार्ज जो कैरी किए हुए दैट चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। टोटल जो आपकी लेंथ है उसका टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन हम चूंकि सिर्फ एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं ds, उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का जो चार्ज होगा दैट इज डी क्यू। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, हियर लैम्डा is equal to dq over ds, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आप चार्ज फाइंड करने हैं, dq is equal to lambda ds। now what will be the net charge enclosed by the cylinder, ये तो हमने सिर्फ एक थोड़ा सा देखा ना कि सिर्फ इतनी सी लेंथ के अंदर जो चार्ज था वो dq था, तो हम टोटल नेट चार्ज देखना चाह रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जितना भी टोटल नेट चार्ज इनक्लोज है वो क्या होगा। तो वो कौन सा चार्ज होगा जो सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर जितनी जितनी वायर आ रही है, जो वायर इस सिलेंडर के अंदर है, उस वायर की वजह से इस सिलेंडर ने जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो क्या होगा। तो नेट चार्ज फाइंड करना है, सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, ये था, इसको आप इंटीग्रेट कर दें होल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, टोटल सिलेंडर पे इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा, लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किस पे होगी, लेंथ पे, क्योंकि लेंथ वेरी कर रही है, लैम्डा ds। तो अब कि, कितनी लेंथ है उस वायर की, उतनी ही लेंथ होगी जितनी सिलेंडर की हाइट होगी, क्योंकि हम सिर्फ वो वायर का वो पार्ट देख रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है, तो वो कितना होगा, जाहिर सी बात है कि जितनी सिलेंडर की हाइट है, तो वो आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी h के इक्वल हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्यू आपके पास ये वो चार्ज आ गया जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर इंक्लोज है, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा h। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जो सिलेंडर में से पास करेगा। देखिए, अभी जो हमने बात की थी कि सिलेंडर की बेसिकली तीन सर्फेसिस हैं, द सिलेंडर हैज थ्री सर्फेसिस कॉल्ड टॉप सर्कुलर सरफेस, दिस वन, bottom circular surface, and the curved surface। Now take a small area element dA of each surface, हर सरफेस का आपने छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना है dA, तीनों सरफेस में से बारी बारी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे क्या है, और फिर नेट के लिए नेट फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, उन तीनों को ऐड कर देंगे। उसके लिए अपने क्या करना है कि हर सरफेस, फॉर एग्जांपल पहले हम इस सरफेस को लेते हैं, तो इसमें आपने छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेना है दैट इज dA। अगर इस सरफेस को लेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, इस सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपने एरिया एलिमेंट dA ले लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी बाय डेफिनेशन जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये इसमें एरिया इन्वॉल्व होता है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी along radius of the cylinder, simply एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट एंड कर्व सरफेस लाइन इज 0। सबसे पहले हमने ले लिया कर्व सरफेस की बात करें, कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसके हम नाम दे देते हैं phi1, phi1 is equal to E dot dA, this is the simple definition of electric flux। अब E dot dA, here is the dot product of electric field lines and area element। तो कर्व सरफेस में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है,
ठीक है, और नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है ना। एरिया के के ऊपर जो नॉर्मल है, वेक्टर एरिया के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी वही है। हियर एंगल इज थीटा, एंगल इज 0, एंगल हियर इज 0, तो cos थीटा cos 0 1 के पास आ जाएगा इंटेग्रल ई डी ए। अब ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पे, जो सरफेस के अंदर है गॉसियन जिस जहाँ पे आप वो ले रहे हैं, ई को आप बाहर निकाल लें, इंटेग्रल किस पे आएगा, जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, एरिया। तो अब हमने पूरे सरफेस, इस पूरे कर्व सरफेस का एरिया लेना है। पहले हमने स्मॉल का लिया था, अब हम उसको पूरी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करें, तो पूरी सरफेस का एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर की पूरी सरफेस का एरिया क्या होगा, क्या होता है सिलेंडर सरफेस का एरिया, 2 पाई आर एच, area of cylindrical surface 2 pi rh, r here is the radius of the cylinder and h is the height of the cylinder, 2 pi rh। तो यहाँ से आपके पास phi 1 ये आ जाएगा। सिमिलरली अब आप टॉप सर्कुलर सरफेस एंड बॉटम सर्कुलर सरफेस में से भी phi कैलकुलेट कर लें, तो इन दोनों पे भी अप्लाई करें डेफिनेशन सिमिलरली। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि एन हेड की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 का, cos 90 0 होता है तो phi 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली phi 3 भी आपके पास 0 आ जाएगा। अगेन हेयर एंगल इज, एन हेड की डायरेक्शन देखें ये है, जबकि ई की डायरेक्शन ये है, एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का। अगेन phi 3 भी 0 हो जाएगा। नाउ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज, ऐड कर लें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 1 phi 2 phi 3, ये दो जीरो थे तो सिंपली आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 2 पाई आर एच इंटू ई, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गए। इसलिए हमने टोटल इस सिलेंडर में जो चार्ज इनक्लोज था वो फाइंड किया, फिर इस सिलेंडरिकल गॉसियन सिलेंडरिकल सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो फाइंड किया। दो चीजें हमने बेसिकली इस सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड की हैं, इसमें से टोटल चार्ज इनक्लोज वो, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो। नाउ पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन गॉसेस लॉ। व्हाट इज गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये गॉसेस लॉ। इसमें क्यू और फाई ई की वैल्यू पुट कर दें, क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा एच, ठीक है, लैम्डा एच, और फाई ई किसके इक्वल था, 2 पाई आर एच ई, वो पुट कर दें। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, रीअरेंज करें, तो यहाँ से ई फाइंड कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। As we know that the electric field is a vector quantity, so in vector form E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r। यहाँ पे बाकी चीजें तो सारी कांस्टेंट है, जो चीज वेरी कर रही है वो r वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब अपनी सिलेंड्रिकल जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गॉसियन सरफेस है, वो आपने कहाँ ड्रॉ की है, उसका आपने कितनी मतलब उसका सर्कल रेडियस रखा है, वो चीज वेरी कर रही है, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर क्या आ जाएगा, r हेड। So this is the electric field due to infinite line charge distribution. This is the first application of Gauss's law. Now the next is the electric field line due to infinite charge sheet. Infinite charge sheet, वहां पे हमारे पास इन प्रीवियस केस में इन्फिनिट चार्ज वायर थी, यानी कि एक लेंथ सेगमेंट था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे वहां पे। यहाँ पे हम बात करें शीट की, लेकिन जब शीट की बात करते हैं, शीट मीन जस्ट लाइक अ पेपर, आपके पास कोई पेपर है, पेज है, या कोई बुक की सरफेस है, अब वो एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। शीट का मतलब है कि आप सरफेस की बात कर रहे हैं, आप लाइन की बात नहीं कर रहे, लेंथ की बात नहीं कर रहे, आप सरफेस की बात करें। सरफेस की बात करने का मतलब है कि आप एरिया की बात करें। तो यहाँ पे हमारा आपके पास बेसिकली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे अब हम लेंथ सेगमेंट नहीं लेंगे, हम एरिया सेगमेंट लेंगे, स्मॉल एरिया सेगमेंट लेंगे, पहले इसमें से फाइंड करेंगे, फिर टोटल जो आपकी गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा उस पर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात करेंगे वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो लेट्स टेक अ वेरी थिन पॉजिटिवली चार्ज शीट, ठीक है। अब देखिए बहुत थिन सी पॉजिटिवली चार्ज शीट ले लिया है, पॉजिटिवली चार्ज है, इट हैज इन्फिनिट लेंथ एंड नॉन कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है।
ये जो चार्ज शीट है इसकी नॉन कंडक्टिंग सरफेस है और ये इन्फिनिट, अगेन इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है। We have to calculate the electric field at point near the sheet by using the Gauss's law. अब हमने इसके ऊपर नहीं पॉइंट लेना, इस चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस चार्ज शीट की वजह से। तो ये चार्ज शीट है, अब इससे थोड़ा सा हटके किसी कोई भी एक पॉइंट पी ले लें, उस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अब देखिए ये एक सरफेस है और बहुत थिन शीट है। थिन शीट का मतलब है, और पॉजिटिवली ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज भी है तो बहुत थिन है। अब देखिए इसकी वजह से दोनों तरफ शीट के ऊपर भी और शीट के नीचे भी इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्ट्रेंथ जो है वो आप फील कर सकते हैं। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से, उसका इफेक्ट ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो हमने दोनों पार्ट को ही कंसीडर करना है, अबव एंड बिलो। ठीक है ना। अब देखें सबसे पहले अगेन स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और सरफेस एरिया पे जो नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगेन डायरेक्शन क्या होगी, ये आपके पास शीट है तो इस शीट के अलोंग, ठीक है, इसके सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी और इस शीट के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पेज है, पेज के बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर ले लें 90 डिग्री एंगल से। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो शीट के अलोंग है और एरिया की जो डायरेक्शन है, एलिमेंट की नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द पेज है, परपेंडिकुलर टू द शीट और परपेंडिकुलर टू द पेज। तो यहाँ पे हम अपनी गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये जो आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। नाउ इमेजिन अ सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्कुलर पाथ आपको नजर आ रहा है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है ए है। नाउ दिस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस एंड दिस सरफेस इज पास थ्रू द शीट। ये शीट थी, शीट के अंदर में से अंदर से आपने ये सरफेस जो है वो पास की है, गॉसियन सरफेस। आपने अगेन जो है वो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो है वो ड्रॉ की है। नाउ टेक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ऑफ द शीट हैविंग चार्ज डी क्यू। अब आपने इस शीट का यहाँ पे ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये आपने वो स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा यहाँ पे आपने एक ले लिया, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस थी, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अब हम इस देखेंगे इस एरिया एलिमेंट, अगर ये सरफेस एरिया एलिमेंट है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे सबसे पहले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी वी कैन डिफाइन एज सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। यहाँ पे डी ए जो है ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है जो हम जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो डी क्यू यहाँ पे सिग्मा डी ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द नेट चार्ज enclosed by that cross section area of cylinder। अब इस पूरे सिलेंडर ने जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो किसके इक्वल होगा। पहले तो सिर्फ हमने एक छोटे सी एरिया एलिमेंट की वजह से देखा था ना, अब इस सिलेंडर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया ए ने जो चार्ज टोटल इनक्लोज किया हुआ है दैट इज क्यू। सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लें, सिग्मा डी ए, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा। इंटेग्रल आपके पास किसके ऊपर इंटीग्रेट होगा, एरिया के ऊपर, क्योंकि अब हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सिलेंडर का, दैट इज ए, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस, वहां पे आपके पास है Q इज इक्वल टू लैम्डा ए। अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ पे आपके पास सिग्मा आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। नाउ अगेन वी कैन डिवाइड द सिलेंडर इनटू थ्री सरफेसेस। ठीक है, तीन सरफेसेस बनेगी यहाँ पे अगेन, लेफ्ट कैप्ड सरफेस, राइट कैप्ड सरफेस बन जाएगी, और उसके बाद देन अगेन ये वाली कर्व सरफेस, ये जो ऊपर वाली ये सरफेस है, ये वाली बड़े वाली, टोटल तीन सरफेसेस हैं। अब हमने तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे
ये जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, दैट इज phi 1 ई डॉट डी ए। एंगल क्या है ई और डी ए के दरमियान। देखिए इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ये जो कर्व सरफेस है इसमें देखिए ई की डायरेक्शन ये है जो इस सरफेस में से पास हो रही है, इस कर्व सरफेस में ई इस डायरेक्शन में है और जो एन हेड है उसकी डायरेक्शन ये है। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे देख लें थोड़ा सा, ई की डायरेक्शन ये है अलोंग द सिलेंडर, और एन हेड जो है वो इस वाले पार्ट के लिए, कर्व पार्ट के लिए जो है वो परपेंडिकुलर है। या ई और एरिया एलिमेंट का जो के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 90, तो cos 90 0, या इसमें से इस पार्ट में से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट कैप्ड सरफेस। अब इस सरफेस पे आ जाए, इस सरफेस में से फ्लक्स कितना पास होगा। यहाँ पे देखें ई और एन हेड की डायरेक्शन दोनों की सेम है, यही एन हेड की डायरेक्शन है और यही ई की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एंगल क्या है 0 cos 0 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई डी ए। तो ई बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल आ जाएगा इस एरिया एलिमेंट के ऊपर, तो एरिया एलिमेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, ई ए। इसी तरह से सिमिलरली इसमें से फाइंड कर लेंगे तो वो भी आपके पास सेम फ्लक्स आ जाएगा ई ए, क्योंकि यहाँ पे भी ई और एन हेड के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 0। नाउ द नेट फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज एड अप ऑल थ्री फ्लक्स phi 1 phi 2 phi 3, तो ये आपके पास phi e आ जाएगा। फर्स्ट 0 है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ड्यू टू टॉप, sorry, due to left and right capped surfaces, that is equal to 2EA. Now put this value of electric flux and total charge Q into the Gauss's law. What is Gauss's law? Phi is equal to Q by epsilon naught. इसमें Q की वैल्यू पुट करें सिग्मा A, phi E की वैल्यू पुट करें 2EA, तो यहाँ से E फाइंड कर लें सिग्मा बाय 2 epsilon naught, and in vector form you can write it like this. So this is the electric field due to an infinite charge sheet.